नमस्कार, मैं कौस्तुभ प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 24। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ संवाद करने में। शुक्रिया सर, इमरान खान से इमरान प्रतापगढ़ी बनने का क्या राज? राज क्या मतलब एक परंपरा रही है कवियों और शायरों की कि वो अपने साथ अपने ज़िले का नाम जोड़ के चलते हैं। तो मैं इमरान खान था, फिर मुशायरों की दुनिया में, कभी सम्मेलन की दुनिया में आया तो इमरान प्रताप, आज दुनिया इसी नाम से पहचान। जी, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में एक कल्चर है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं, जो यूथ होते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, IAS PCS बनाएंगे। तो कभी आपका मोटिव नहीं रहा कि आप शुरुआत से ही शायर बनना चाहेंगे? नहीं, शुरू से तो मेरे पिताजी का जो मोटिव था या उनकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि खुद वो डॉक्टर में भी वैसा है। वो चाहते थे मैं MBBS बन जाऊँ। फिर उनको लगा कि इसका रुझान इसमें नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि सिविल सर्विस से चल जाऊँ, ज्वाइन कर लूँ, IAS बन जाऊँ, IPS बन जाऊँ। कुछ दिन तो मैं उनकी ख्वाहिशों को अपने कांधे पर ढोता रहा। फिर मुझे लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, मैं किसी और काम के लिए बना हूँ। फिर मैं इस दुनिया में आ गया और आज इसी वजह से मेरी पहचान नहीं हुई। आपकी पहचान मुशायरा से बनी हुई। जब आप भी किसी मंच पर जाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, आप यूथ से मिलते हैं, तो कोई व्यक्ति ये कहता होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको सुन के ऐसा कुछ चेंज हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा हो कि नहीं, अब डॉक्टर नहीं बनेगा, शायर बनेगा। भीड़ है जो इमरान प्रतापगढ़ी की तरह बोलती है, इमरान प्रतापगढ़ी की तरह लिखती है, पढ़ती है, एक बहुत बड़ी भीड़ है। और मुझे तो अच्छा लगता है कि छोटे छोटे 5-5, 7-7 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे जब वो आपके लहजे में गा रहे हैं, तो ये शायद मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है कि एक नई नस्ल जो है वो आपको फॉलो करती है, आपकी फेसबुक पे मतलब DP लगाती है, अपनी WhatsApp पे आपकी DP लगाती है। शायद यही मेरी कामयाबी है और यही मेरे मतलब सबसे बड़ी सफलता है। मंचों पर जब आप गाते हैं तो काफिला एकदम उठ जाता है, तालियां बजती हैं, वो जो गूंज है, तो जनता जनार्दन ये देखना चाहती है कि वो गूंज जो है वो लोकसभा में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी तो 2019 का क्या ये हिंदुस्तान की जनता इंतजार करेगी? वैसे ये सवाल मुझसे रोज किया जाता है। मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे लोग, जलने वाले भी मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं और जो मोहब्बत करते हैं वो चाहते हैं ऐसा। जलने वालों को ये लगता है कि मेरी जो शोहरतें हैं, जो पॉपुलरिटी है, उसे मैं कैश करूंगा और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करूंगा। चाहने वाले सोचते हैं कि आपने तो एक मंजिल जो है वो पा ली, फतेह कर लिया, अब आपकी मंजिल कहीं और होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल मैंने आज तक खुद से नहीं कभी पूछा। मुझे ये लगता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से, खुदा ने, ईश्वर ने जो मुझे हुनर दिया है उसके साथ इंसाफ कर रहा हूँ और आम आदमी की आवाज़ बन के बोल रहा हूँ। अब इस आवाज़ को मुझे मुशायरों के मंचों से ही पूरी ज़िंदगी उठाना है या फिर इसके लिए और बड़े प्लेटफॉर्म तय करने हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मैं इसको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। राजनीति में जाने का संकेत नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेरा बहुत गंभीर इरादा है कि मैं राजनीति में जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा। वैसे व्यक्तिगत संबंध तो आपके लालू जी से हैं, राहुल गांधी जी से बहुत अच्छे संबंध है, आपको बुलाते हैं आपको। तो जो भी ठीक ठाक लोग हैं इस देश में, जो सियासी प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग हैं, वो कद्र करते हैं तो अच्छा लगता है। जब सियासी लोगों से जब कद्र करते हैं, राहुल जी कद्र करते हैं, हमारे अखिलेश जी ने हमेशा सम्मान दिया, लालू जी कद्र करते हैं। जो युवा हैं इस देश की सियासत में, जो युवा हैं उनको खुद भी पसंद करता हूँ। अच्छा, तो सियासी लोग हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तो कभी उन्होंने कहा है कि चलिए इमरान भाई अब आपको हम लोग कभी चर्चा इस तरह के तो बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं, सब कहते रहते हैं। हर आदमी चाहता है कि आपकी लोकप्रियता का सियासी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैं इतनी जल्दी इस्तेमाल होऊंगा नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब JNU का मुद्दा उठा था और इमरान प्रतापगढ़ी अकेले वहाँ पर चुपचाप चले गए और वहाँ पर जाके पूरा मंच बांध दिया समर्थन में, तो आपको नहीं लगता ये विरोधी आपको जो भक्तगण आज जो चल रहा है वो भक्तगण आपको घेरने के प्रयास करेंगे, आपका व्यक्तिगत नुकसान करेंगे? देखिए, शायर जो है वो समाज का आईना होता है, कवि जो है समाज का दर्पण है, उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ। मैं जब मंचों पे आया तो मैंने ये देखा कि जो हमारे बड़े थे, हमारे कुनबे के जो बड़े लोग थे, उन्होंने एक परंपरा बना रखी थी कि उन्होंने अपने आप को मंच तक ही सीमित कर रखा था, महदूद कर रखा था। मुझे लगा कि नहीं, सितारों के आगे जहाँ और भी है, मैं माइक पर खड़ा होकर के जब व्यवस्था के जुल्म के खिलाफ बोलूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे जमीन तक भी ले आऊं। तो जब भी इस देश में कोई मसला हुआ, मसलन JNU एक इंस्टीट्यूट नहीं है, JNU सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, JNU प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी आवाज है।
और उस आवाज को इस सरकार ने जिस तरह से साजिश करके दबाने का प्रयास किया, मुझे लगा कि ये गलत है, और जो गलत है उसके खिलाफ मैं हर एक फोरम से बोलूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगा कि मुझे जेएनयू जाना चाहिए। मैं जेएनयू गया, मैं उनके साथ सहानुभूति में खड़ा हुआ, मैं जेएनयू के साथ खड़ा हुआ। मैंने जेएनयू पर बाकायदा नज्म पढ़ी और वो नज्म बहुत लोकप्रिय हुई। और मुझे लगता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे छोटे लोगों से मिल करके बड़ी ताकत बनती है। तो तमाम लोगों ने जेएनयू का सपोर्ट किया, जेएनयू के खिलाफ हो रही साजिश का विरोध किया, उसमें एक आवाज मेरी भी थी। तो सब ने मिलकर के जोर लगाया, तो शायद आज वो नफरत वाली ताकतें जेएनयू को लेकर के जो उनकी साजिशें थी वो परास्त हुई, वो हारे इस मामले में। आज जेएनयू उसी आबोताब के साथ खड़ा है। एक सवाल ये है कि जब हिंदुस्तान में 3 तलाक का मुद्दा उठ रहा था, इमरान प्रतापगढ़ी की खामोशी का पीड़ा, एक्चुअली ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है। 3 तलाक के मुद्दे पे वो डिबेट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को पत्नी का हक तक नहीं दिया। मुझे कितना हास्यास्पद है ये। एक ऐसा वक्त है जब सरहद पर किसान मर रहा है, जवान गोलियों से मर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ जो है वो लगातार नीचे होती चली जा रही है, देश में सड़कों पर उत्पात मचा हुआ है, मॉब लिंचिंग हो रही है, भीड़ जिसको चाह रही है उस पर मार दे रही है, उसको मार दे रही है। ऐसे में टीवी चैनलों पर डिबेट है 3 तलाक पर। मतलब हंसी आती है इस देश के हुक्मरानों पर, उनकी सोच पर कि वो देश पर थोपना क्या चाहते हैं। 3 तलाक कोई मुद्दा नहीं। 3 तलाक के मुद्दे को जिस तरह हवा दी गई, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट था। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं अपने समाज की बहुत सारी औरतों से, बहनों से मैंने बात करी इस मुद्दे पर, उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं। वो मतलब इसे मुद्दा मानते ही नहीं। आप मुद्दा बनाने पे तुले। अगर आप महिलाओं के सच में महिलाओं का सच में उद्धार करना चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से करिए। आज हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन उसके घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय महिलाओं का उद्धार करना चाहते हैं तो पहले मुस्लिम महिलाओं का उद्धार करना चाहते हैं। वो ये शुरुआत अपने घर से क्यों नहीं करते? वो यशोदा बहन जी को लाएं, उनको पूरा सम्मान दें, महिला होने का उनको पूरा हक दें, अपनी पत्नी होने का पूरा हक दें, बाद में मुस्लिम युवकों की पत्नियों के बारे में सोचें। और अगर मुस्लिम बहनों को भी वो सच में हक देना चाहते हैं तो पहलू खां की माँ को इंसाफ दें, नजीब की माँ को इंसाफ दें, अखलाक की बेटी को इंसाफ दें। तमाम ऐसे उदाहरण उनके सामने हजारों में गिना दूंगा, उनको सबको इंसाफ दें। उसके बाद 3 तलाक पर आए, 3 तलाक पे सार्थक बहस हो। हम भी चाहते हैं कि एक बदलाव आए, और वो बदलाव लेकिन सियासी ना हो, वो बदलाव सामाजिक हो, तो हम उसके साथ करें। अच्छा, अभी जो मध्य प्रदेश में हाल में किसानों की हत्या हुई है, उस पर आपका क्या? मतलब पिछले 2 दिन से सही से नींद नहीं आई है, जब से ये तस्वीरें देख रहा हूँ कि एक जो मारे गए लोग हैं उनके बारे में आज मैं पढ़ रहा था। तो उसमें एक 12वीं का छात्र है जो पढ़ाई कर रहा था और वो उस आंदोलन में नारा लगाने चला आया था। उसे लगा कि पारिवारिक लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं तो मैं खड़े हो जाना चाहिए। उसमें एक जो मारा गया है वो सेना की 3 बार सेना में जाने के लिए 3 बार एग्जाम दे चुका है, और उस आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए मेडिकल में छट जाता था। उसकी पिछले 29 अप्रैल को शादी हुई, अभी उसकी पत्नी के हाथ की मेहंदी नहीं सूखी है, उसके सिंदूर का रंग मध्यम नहीं हुआ है। ऐसे में आपकी पुलिस ने सीधे गोलियां मार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। एक उसमें दिहाड़ी मजदूर था, उसका एक 16 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा है। कौन है इसका जिम्मेदार? मतलब इस पर क्या बोला जाए? मतलब कभी कभी लगता है कि हम हिटलर की कहानियां सुनते थे, हम जनरल डायर की कहानियां सुनते थे, हम जलियांवाला बाग के किस्से सुना करते थे। ये तो बाकायदा उसको प्रैक्टिकली हमें दिखा रहे। हमारे देश के हुक्मरान तो बिल्कुल बेशर्मी की हद पर उतर आए। आंदोलन होगा, जो भी विरोध करेगा या तो मार दिया जाएगा, या खामोश कर दिया जाएगा, या जेल में डाल दिया जाएगा, या उसका चरित्र हरण किया जाएगा, या उसे आतंकवादी बता दिया जाएगा, या उसे नक्सली बता दिया जाएगा। मतलब बहुत अजीब बात है। और मुझे हैरत है कि देश वो सड़कों पर क्यों नहीं? देश को इस मुद्दे पर तो सड़क पे होना चाहिए। जंतर मंतर पर भूखे किसान बैठे रहे, पेशाब पीने तक को आंदोलन का एक प्रक्रिया उन्होंने इस तरह से ला दी को पेशाब पीने को मजबूर हो गए। और हमारे जंतर मंतर से 5-4 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता ही नहीं। 5 किसान मारे गए, आज एक और मरा, 6 हो गए। 4 किसानों ने परसों खुदकुशी करी महाराष्ट्र में। और हमारे देश का कृषि मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जो है किसानों की सुध ले, वो बिहार में योग शिविर लगवा रहा है। हैरत है मुझे। हमारे देश का प्रधानमंत्री लंदन धमाकों पर ट्वीट करता है, सहानुभूति जताता है मारे गए लोगों के बारे में। यहाँ के किसानों में बात करने के लिए उसके पास फुर्सत ही नहीं। मुझे हैरत है कि कैसे लोग
सत्ता पर काबिज हैं और कैसे लोग उनको पूजनीय बनाए हुए हैं। पता नहीं लोगों की आंखों से चश्मा कब उतरेगा। अच्छा भैया, आपसे एक गुजारिश है, आपका जो एक मुशायरा है इमरान को इमरान बनाए, तो हमारे दर्शकों के लिए बस जानना है। चलिए, आपका हुक्म है, मैं बिल्कुल सुना दूंगा। जो भी दर्शक चाहने वाले देखेंगे इसे, उनके लिए ये 4 मिसरे के। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।